ईडब्ल्यूएस वाले 10% आरक्षण का क्या होगा, कितने दिन टिकेगा? जी हां, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गुजराती जोड़ी वाली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, सवर्णों के लिए खासकर 10% आरक्षण का कानून बनाया। यानी जनरल कैटेगरी के भीतर ही गरीबों को गरीबी के आधार पर प्राथमिकता दी गई। जब इसका विरोध हुआ, सवाल पूछे गए, कानूनी पेच फंसा, तो सरकार ने संविधान के ही कई आर्टिकल्स को याद दिलाते हुए कहा कि गरीबी के कारण भी बहुत सारे सवर्ण पीछे रह जाते हैं, इसलिए उनको भी आरक्षण की जरूरत है। हालांकि उस दौरान सवर्णों को आरक्षण से ज्यादा भाजपा को वोट की जरूरत थी लोकसभा चुनाव में। मगर आज हम बात चुनाव की नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की करने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने जो तर्क दिया, अब वही सरकार कहीं ना कहीं अपने उसी तर्क से पीछे भाग रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईडब्ल्यूएस वाले 10% आरक्षण का क्या होगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग आर्थिक आधार पर ही उपवर्ग बनाने की बात कर रहे थे, यानी मांग कर रहे थे। तो केंद्र सरकार ने जो तर्क दिया है वो तर्क सवर्ण वाले आरक्षण से टकरा रहा है। कहा जाता है कि झूठ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको याद रखना पड़ता है कि किससे क्या कहा था, कौन सा झूठ बोला था। इसीलिए झूठ बोलने वाले अक्सर फंस जाते हैं, धरा जाते हैं, क्योंकि जितने लोगों से बात करते हैं उतनी बात बतियाते हैं। कुछ वैसा ही हाल इस मामले में केंद्र सरकार का नजर आने लगा है। ये मामला कानूनी है, लेकिन एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। गारंटी है 15 लाख की पूरी बात समझ में आएगी। और देखिएगा कि कैसे गुजराती जोड़ी की सरकार बीजेपी आरएसएस की सत्ता अपने ही तर्कों में उलझती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यह समझेंगे कि साल 2019 में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देते समय सरकार ने क्या तर्क दिया था। इसके बाद देखेंगे कि अभी कैसे अपने उसी तर्क से कहीं ना कहीं यही सरकार पलटी मारती हुई दिख रही है। मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए एकदम ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करिए, इसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। साल 2019 में मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का रास्ता बनाया जो पहले से एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे। यानी जाहिर सी बात है, यह आरक्षण केवल जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया था। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से इसे संवैधानिक ठहराया। हालांकि एक सवाल यह भी समझ में नहीं आता कि कैसे भी कोई चीज 3 लोगों की नजर में संवैधानिक हो सकती है और 2 लोगों की नजर में नहीं हो सकती है। बहरहाल उस समय कहा गया कि गरीबी भी व्यक्ति को अवसर से वंचित कर सकती है, इसलिए केवल आर्थिक कमजोरी के आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करता। हालांकि इसी बेंच में 2 जजों ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों की मदद करना सही है, लेकिन गरीब एससी, एसटी, ओबीसी को उनकी जाति के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करना समानता के खिलाफ है। अब आगे सुनिए सरकार ने अपने इस कानून के पक्ष में क्या तर्क दिए, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में 10% आरक्षण की बात कर दी गई। ध्यान रखिएगा, कानून में सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी या सवर्ण आरक्षण नहीं लिखा गया है, लेकिन जिन 3 कैटेगरीज को बाहर किया गया एससी, एसटी, ओबीसी को, उन्हें छांटने के बाद जनरल कैटेगरी ही बचती है। तो मूलतः था उसी के लिए, उन्हीं के लिए है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर 3 महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला यह कि क्या केवल आर्थिक कमजोरी के आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल संरचना और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करना भेदभाव और समानता का उल्लंघन है। और तीसरा कि क्या पहले से मौजूद आरक्षण के ऊपर 10% ईडब्ल्यूएस जोड़कर कुल आरक्षण 50% से ज्यादा करना संविधान के खिलाफ है। जो लोग इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनका तर्क था कि आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, ये उन समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का तरीका है जिन्हें सदियों तक जातीय भेदभाव, छुआछूत या सामाजिक भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित करके रखा गया। क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए तो सरकार छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, फीस में छूट, मुफ्त शिक्षा और अन्य रोजगार चला ही रही है, चला सकती है, चलाती भी है। दूसरा तर्क दिया गया था कि इस तरह का आरक्षण देने के लिए केवल आर्थिक आधार पर्याप्त नहीं है। यह भी कहा गया कि एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर करना बहुत बड़ा भेदभाव है, क्योंकि इन लोगों को आरक्षण उनकी गरीबी के बदले नहीं बल्कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ है हजारों साल तक, उसके बदले दिया जाता है। क्योंकि उसी भेदभाव के कारण इनका प्रतिनिधित्व कम रह गया, शिक्षा की कमी रह
गई। यानी जनसंख्या बड़ी है देश की व्यवस्था में, लेकिन इनका हिस्सा कम है, हिस्सेदारी कम है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से और भी कई तर्क दिए गए थे, लेकिन मुख्य बातें यही थी। अब आगे सुनिए कि मोदी सरकार ने क्या तर्क दिया। उनके तर्क को ध्यान से सुनिएगा कि साल 2019 में लोग क्या कहते थे और 26 में क्या कह रहे हैं। 19 में सरकार ने कहा था कि संविधान का एक लक्ष्य आर्थिक न्याय भी है। बात बिल्कुल सही है, संविधान आर्थिक न्याय की बात करता है, प्रस्तावना में ही लिखा है। आगे सरकार ने कहा कि गरीबी भी अवसर को रोकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और आज के जमाने में तो गरीबी भी नहीं बल्कि गरीबी ही अवसर को रोकती है। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे भाई कैसा है। सरकार ने कहा था कि गरीब परिवारों के बच्चे बेहतर स्कूल, कोचिंग, उच्च शिक्षा, किताबें और दूसरी सुविधाएं हासिल नहीं कर पाते, वे आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से बराबरी नहीं कर पाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और सोचिए कि ये तर्क वो मोदी सरकार दे रही थी जो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी फीस 12 गुना बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर वहां के पूर्व अध्यक्ष और हाईकोर्ट के जाने माने वकील के राय ने इस वीडियो में विस्तार से समझाया है, तथ्यों के साथ बताया है कैसे पूरब के ऑक्सफोर्ड यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया है। तो 2019 में जिस सरकार को यह लगता था कि गरीबी के कारण बच्चे महंगी फीस नहीं दे पाते, किताबें नहीं खरीद पाते, कोचिंग नहीं ले पाते, आज वही सरकार उन्हीं गरीबों के लिए बनाई गई सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर रही है और चाहती है कि लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, मोटा फीस दें। उस वक्त तर्क दिया गया था कि पुराने आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई है। ये बात भी सही थी। SC ST OBC का आरक्षण कागज में तो वैसे ही रहा। EWS को अतिरिक्त हिस्सा दिया गया। हालांकि EWS के लिए जो मानदंड तैयार किए गए थे, जो क्राइटेरिया रखा गया, पता चला कि उसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी वाले आ गए, बहुत थोड़े से लोग बचे रह गए या फिर जानबूझ के उन्होंने छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि 50% की सीमा पत्थर की लकीर नहीं है, समय के साथ संविधान बदला जा सकता है। ये सारी बातें भी सही हैं। संविधान बनाने वालों को भी मालूम था कि समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी तो संशोधन की व्यवस्था रखे थे, नहीं तो लिख देते कि बदल नहीं सकते। उस वक्त यानी 2019 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि SC ST OBC को बाहर रखना वैध है। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संवैधानिक है। यह भी माना गया कि सामाजिक आरक्षण पाने वाले वर्गों और केवल आर्थिक आधार पर मदद पाने वाले वर्गों की परिस्थितियां अलग अलग मानी जा सकती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लगभग सभी तर्कों को मान लिया, स्वीकार कर लिया। इस मामले में 2 जजों ने अलग राय रखा, डिसेंट किया था। क्या क्या कहा था उसमें जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि EWS वाले मामले में जब सवर्णों को आरक्षण देना था तो मोदी सरकार ने तर्क दिया कि गरीबी भी बड़े स्तर पर अवसर को रोकती है। बात तो बिल्कुल सटीक थी। अब आगे की कहानी सुनिए। दरअसल कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए एक याचिका लेकर। इस याचिका में कहा गया कि OBC SC ST वर्ग को जो आरक्षण मिला है, यहां समस्या यह है कि इन वर्गों में भी बहुत सारे लोग संपन्न हो चुके हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सका है, जो अभी भी बहुत पिछड़ा है, अत्यंत गरीब है। यानी SC ST OBC के भीतर भी अमीरी गरीबी की खाई बहुत बड़ी है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि SC ST OBC के भीतर भी उपवर्ग बना दिया जाए और इन वर्गों को जितना आरक्षण दिया गया है उसी में से जो अत्यंत गरीब हैं उनका आर्थिक आधार पर सब कैटेगरी बना के आरक्षण दे दिया जाए, यानी उनको प्राथमिकता दे दी जाए। यानी बात समझिएगा, यहाँ अलग से आरक्षण नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि जितना इन वर्गों को पहले से मिला है उसी में से जो इसी वर्ग में अत्यंत गरीब लोग हैं उनको मजबूत करने के लिए सब कैटेगरी यानी प्राथमिकता बनाने की, देने की बात की गई है, मांग की गई है। अब इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि SC ST और OBC आरक्षण की बुनियाद केवल आमदनी कम होना नहीं है। इन वर्गों को ऐतिहासिक छुआछूत, जातिगत उत्पीड़न, अलग संस्कृति, ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण और सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण तथा सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व के कारण दिया गया है। सरकार का कहना है कि केवल आय देखकर SC ST OBC की पहचान नहीं बदली जा सकती। अब आप जरा सोचिए कि जब EWS का 10% आरक्षण सवर्णों के लिए देना था तो यही सरकार कहती है कि गरीबी भी अवसर रोकती है, लेकिन जब SC ST OBC के भीतर सब कैटेगरी बनाने की बात हो रही है, जो अत्यंत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, उनको ऐसा ही EWS उन्हीं के हिस्से में से देने की बात हो रही है, यानी उनको प्राथमिकता देने की बात हो रही है, तो सरकार कहती है कि नहीं नहीं, आर्थिक आधार पर यह काम नहीं कर सकते। जरा ध्यान दीजिएगा, तमाम सवर्णों में से गरीबों को प्राथमिकता यानी आरक्षण दिया गया, लेकिन SC ST OBC में से जब गरीबों को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है तो नहीं दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए मना कर रही है।
सरकार ने तो ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमसे नहीं कह सकता कि ऐसा कानून बनाइए वैसा कानून बनाइए। और तो और सरकार ने ये भी कह दिया कि केवल आय के आधार पर फैसला करने से सामाजिक पिछड़ापन नजरअंदाज हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या उनके तर्कों का कोई आधार नजर आता है। केंद्र ने कहा है कि ओबीसी का क्रीमी लेयर नियम SC/ST पर अपने आप लागू नहीं होता। आप मोदी सरकार की नीतिगत विरोधाभास को देखिए। EWS के समय सरकार ने माना कि गरीबी, शिक्षा और नौकरी के अवसर रोकती है, लेकिन SC/ST OBC समुदायों के सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता देने के विचार को पूरी तरह से नकारती है। वैसे ये बात लंबे समय से उठ रही है कि इन वर्गों में कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ या फिर अन्य चीजों के कारण वो ठीक ठाक प्रोग्रेस कर चुके हैं और बहुत सारी जातियां अछूत रह गई हैं, यानी उनका वैसा विकास नहीं हो पाया। वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और यहाँ तो बात जाति की भी नहीं हो रही है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में लोग सिर्फ ये डिमांड लेकर गए हैं कि उन्हीं जातियों में जो अत्यंत गरीब हैं उनको प्राथमिकता दे दीजिए और उनको जो आरक्षण मिला है उसी में से दे दीजिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए। उन्हें जो पहले से मिला हुआ है उसी में उन्हें प्राथमिकता चाहिए, यानी वो अपनी कैटेगरी में ही प्रायोरिटी चाहते हैं गरीबी के आधार पर। मगर यहाँ मोदी सरकार का कहना है कि नहीं, गरीबी के आधार पर प्राथमिकता नहीं दे सकते, यानी अगड़ों के लिए गरीबी के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं लेकिन SC/ST OBC के लिए गरीबी के आधार पर प्राथमिकता भी नहीं दे सकते उन्हीं के आरक्षण में से। वैसे एक बात और बता दें, आप दर्शकों में से जितने भी युवा हैं, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, जो अपने विचारों से युवा हैं वो जरा पता लगाएं कि साल 2019 से 2026 तक ये 10% EWS आरक्षण मिलने के बाद भाजपाई सरकारों ने कितने जनरल कैटेगरी के युवाओं को नौकरी दिया है। और इन 7-8 सालों में 10% आरक्षण मिलने के बाद सवर्णों को जितनी नौकरी मिली है इस आरक्षण के दम पर, उसकी तुलना पिछले सरकार के 7-8 सालों से कर लीजिएगा, यानी यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार से तुलना कर लीजिएगा जब 10% EWS आरक्षण नहीं था तब। यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पता चलेगा कि ये तो सबसे बड़ा जुमला निकला जी। EWS के नाम पर जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है वो पर्दा फट जाएगा। पता चलेगा कि EWS आरक्षण कितना बड़ा चूरन है जो 2019 के चुनाव से पहले सवर्णों को चटा दिया गया, जबकि जो मूल लक्ष्य था वो प्राप्त हो ही नहीं पाया शायद। यानी मूल लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना, वो तो हुआ नहीं, इससे ज्यादा तो बिना आरक्षण के मिल जाती थी। तो कुल मिलाकर अभी मसला ये है कि जब तक अमृतकाल है तब तक तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस आरक्षण के मामले में, यानी गरीबी के आधार पर आरक्षण के मामले में, EWS के मामले में कुछ बहुत बड़ा न निकले। मगर जब अमृतकाल खत्म होगा तब क्या होगा? तर्क तो एक ही होना चाहिए ना, एक ही हो सकता है, या तो गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। आप यूं समझिए कि सवर्ण को 10% आरक्षण देने के लिए, जो कि उनके पास पहले से नहीं था, और ये नहीं होने का भी कारण है, इसलिए नहीं था क्योंकि बाकी वर्गों को उनके बराबरी में लाना था सामाजिक रूप से। लेकिन यदि हम इसे आसान उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि एक आदमी की लंबाई 6 फीट है, दूसरे की 5 फीट है, तीसरे की 4 फीट है। अब यदि सबको बराबरी में लाना है तो जाहिर सी बात है जिनकी लंबाई कम है उन्हें ही तो स्टूल पे खड़ा करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा लंबाई 6 फीट वाले की है, बाकी दोनों को इसके लेवल में लाना है तो 5 फीट वाले को 1 फीट के स्टूल पर खड़ा करेंगे, 4 फीट वाले को 2 फीट के स्टूल पर खड़ा करेंगे, तभी तो तीनों 6 फीट की हाइट पर पहुंचेंगे। मगर जो लोग आरक्षण का अंध विरोध करते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबको बराबर में दो, तब तो फिर बराबरी कभी आ ही नहीं पाएगी। आप सोचिए कि अगर सबको 2-2 फीट का स्टूल दे दिया तो जो 6 फीट वाला है वो 8 का हो जाएगा, 5 वाला है वो 7 का हो जाएगा और 4 वाला 6 का हो जाएगा, यानी जो असमानता है वो बनी रहेगी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भी उस दौरान ऐसे ही तर्क का समर्थन किया था कि इन लोगों के पास कोई आरक्षण नहीं है। अब चूंकि सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया था तो जिनके साथ कोई भेदभाव हुआ ही नहीं, जिनका शोषण हुआ ही नहीं, छुआछूत हुआ ही नहीं, जो कथित रूप से खुद ही शोषक थे, उनको काहे के लिए आरक्षण दिया जाएगा? अरे भाई दवाई तो उन्हें दी जाती है जो बीमार है, जो सेहतमंद है उनको जबरदस्ती दवाई पिलाइएगा। बहरहाल अब सवाल यह है कि अमृतकाल के बाद EWS आरक्षण का क्या होगा? साल 2019 में मोदी सरकार जो तर्क दे रही थी और अब 2026 में जो तर्क दे रही है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तब कहते थे कि गरीबी अपने आप में आरक्षण का आधार बन सकती है, अब कह रहे हैं कि SC/ST OBC आरक्षण केवल गरीबी पर नहीं है बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। इतनी बात तो सही है, लेकिन वहां भी तो गरीबी है, वहां के गरीबों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकते? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सरकारें कैसे अपना हित साधने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को अपने अपने हिसाब से घुमाती हैं। बात समझ में आ गई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बहुत सारे छात्र वहां पहुंचे थे। उनके मुद्दे क्या हैं, क्या नाराजगी है, क्या मामला है, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए।
क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए, छात्रों की आवाज इन 10 सालों में दबाई गई है। मोदी सरकार सभी जानते हैं सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही, कुछ अपने एक दो उद्योगपति मित्रों के लिए। इसलिए इस देश का जो भविष्य है, युवा छात्र जो सालों साल तैयारी करता है और जब परीक्षा में जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। और ये पेपर की संख्या कोई एक दो नहीं है, इन 10 सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की मंशा, सरकार की प्राथमिकता में युवाओं और छात्रों का भविष्य नहीं, सिर्फ अपने मित्रों का है। इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, पेपर लीक नहीं होते थे क्योंकि वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे। अभी के जो पेपर हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं, खासतौर से गुजरात की कंपनियों को, और नौकरियां बेची जा रही हैं। एक बड़ा सिंडिकेट सरकार के संरक्षण में चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। तो राहुल गांधी जी लगातार उस मुद्दे को पिछले भारत जोड़ो यात्रा से उठा रहे हैं और अब छात्रों को एक दिशा मिल गई है। राहुल गांधी जी ने वो दिशा दी है। छात्र अपने अधिकार, अपने हक के लिए जागरूक हो गए हैं। तो लगातार जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है उसके माध्यम से वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज से, जहां से एक समय में 8 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहीं से भारतीय जनता पार्टी या तो नौकरी दे या गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन बाकी है, तो क्या हम कह सकते हैं छात्रों की गूंज, यूथ, स्टूडेंट से कनेक्ट होने की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी 2022 में भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन हालत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो 27 लाख नौकरियां हैं उसमें 12 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग पे लोगों को रखा गया है, जिसमें ना तो आरक्षण की व्यवस्था है, ना तो पेंशन की व्यवस्था है, ना जो और नौकरियों के दौरान वेतन भत्ते मिलते हैं। तो लोग 10 से 15 हजार नौकरी करने को मजबूर हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बराबर बेचा जा रहा है। तो निश्चित तौर से इसका चुनाव में फर्क पड़ेगा। और इससे पहले भी जो उपचुनाव बिहार में हुआ, दतिया में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है, छात्रों का है। देखिए, छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ये तीसरा हिस्सा राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इलाहाबाद में कर रहे हैं। इलाहाबाद एशिया का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। यहाँ पर इलाहाबाद में पूर्वांचल के जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ इलाहाबाद उनका गढ़ है और वो इलाहाबाद में पढ़ते हैं। और इलाहाबाद में तमाम जो यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते हैं तो तमाम परीक्षाओं की तैयारी इलाहाबाद में पूर्वांचल के छात्र रह के करते हैं। लेकिन जब जो लगातार नीट का पेपर हो या और तमाम पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, लगातार जो पेपर लीक होती है तो उन बच्चों का और उन बच्चों के परिवार का बहुत नुकसान होता है। औसतन यहाँ पर 80 से 90% बच्चे जो हैं वो गरीब घर के हैं। तो उनके माँ बाप जो है अपना पेट काट करके, खेती करके, बाड़ी करके, रेडी लगा के, ठेला लगा के, सब्जी बेच करके उनको अपना पेट काट के यहाँ भेजते हैं। एक बच्चे का तैयारी करने में, अगर वो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, तैयारी करने में एक बच्चे का औसतन खर्च इलाहाबाद के अंदर भी 3 लाख रुपया आता है। और अगर दिल्ली में तैयारी कर रहा है तो 6 लाख रुपया आता है, 5 से 6 लाख रुपया। अब कोई भी गरीब आदमी 3 से 6 लाख रुपया खर्च करके अगर तैयारी कराता है पेपर की और उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसका नुकसान, उसके परिवार का नुकसान, उसके जीवन का नुकसान, ये बहुत गंभीर समस्या थी। इस समस्या को सरकार ना सुन करके सरकार छात्रों से लड़ना चाहती थी, सरकार छात्रों को मारना चाहती थी। लेकिन जब सरकार ने ये देखा कि छात्रों ने, युवाओं ने, जंजीज ने छात्रों को सरकार को घुटने टिका दिए, तब जाकर के उन्होंने मंत्री का इस्तीफा कराया। वो ना मंत्री का इस्तीफा कराने के लिए तैयार थे, ना छात्रों से बात करने के लिए तैयार थे, ना उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन इस देश के युवा ने, छात्र ने ये बता दिया कि सरकार कितनी भी फासिस्ट हो, कितनी भी तानाशाही सरकार हो, लेकिन इस देश का छात्र और युवा जो है उनको घुटनों पर ला सकता है, टिका सकता है। इसी को लेकर के राहुल जी उनकी समस्याओं को लेकर के छात्रों की बात करेंगे और राहुल जी उनको ये आवाज देने का काम कर रहे हैं, ये स्वर देने का काम कर रहे हैं। ना ये एक जो धारणा बनी हुई कि राहुल जी युवाओं को या छात्रों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी छात्रों के और युवाओं की आवाज को स्वर देने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को ध्वनि देने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि राहुल जी के स्वर से, राहुल जी की ध्वनि से इस देश की सरकार भी कांपेगी, इस देश का प्रधानमंत्री भी कांपेगा और छात्रों की समस्याओं पर गंभीर रूप से बात होगी और कानून बनेगा। राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंच
छात्रों की गूंज प्रोग्राम में आज वो शामिल होने वाले हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं नीट के हो या कोई भी एग्ज़ाम के जो बच्चे हों, जो जिस तरीके से एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं वो उनके साथ खड़े हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं छात्रों में? क्या एक स्टूडेंट है आप पहले? यस मैम, मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस है, अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, स्टूडेंट हूँ। अब ऐसा समझ लीजिए कि अभी जंतर मंतर से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है, लेकिन एनटीए अब भी नहीं सुधर रहा है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 24 जुलाई को हमने दिया था, 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उसकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है। आरोप भी लगे हैं कि पेपर लीक हुआ है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में उसका प्रोसीजर चल रहा है। और राहुल गांधी जी की जहां बात है तो उन्होंने एक मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन को लेके उठाया है और छात्र उनके साथ खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी आने वाले समय में एजुकेशन को लेके और बेहतर अपने तरीके से उसको रखेंगे। हाँ, राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है और उन्होंने जहाँ तक छात्रों के बीच में जाके देखा भी है, और देहरादून हो और कोटा में उन्होंने देखा है, तो प्रयागराज भी एक स्टडी का हब है। छात्र भी यहाँ मिडिल क्लास से गांव घर के बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, तो एक हब के तौर पे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वो मतलब अपनी बात को एक कम समय में अच्छी तरीके से रख सकते हैं, इसलिए वो प्रयागराज आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है मैम। आप स्टूडेंट हैं? यस मैम, मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की तैयारी? मैं वनडे की तैयारी करता हूँ प्रयागराज में मैम। अच्छा, राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए, छात्रों की गूंज प्रोग्राम Yes. वो शामिल हो रहे हैं, आप लोगों को वो एड्रेस करेंगे। क्या क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी से? बस हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैम। राहुल गांधी हमारे युवा के बारे में, युवा नेता हैं, युवा के बारे में सोचते हैं। हम लोग जो है अभी तक 6-7 साल हो गए इलाहाबाद में पढ़ते हुए, आज तक कोई भी एग्जाम देते हैं लीक हो जाता है। जैसे एग्जाम देते हैं लीक हो जाता है, अंदर अंदर जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है पता नहीं कैसे कम होकर हम लोग को जो प्रिपरेशन बहुत चीज कर रहे हैं उनको होता ही नहीं है एकदम से। अंदर से पता नहीं, जो पैसे दे के अंदर से उनका हो जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हमारे राहुल गांधी हमारे युवक के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपका नाम क्या है? मैं प्रवेश पासी लंबो सुल्तानपुर से आया हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ यस मैम। मैम हम भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी आज पहुंच चुके हैं इलाहाबाद। आप छात्रों के गूंज प्रोग्राम आज आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप राहुल गांधी मैम से? बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे। वही तो है जो एक मतलब कम से कम हम लोग की हमारे जितने स्टूडेंट हैं, जितने युवा छात्र हैं, सबकी कम से कम सुनते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी सुनते और कोई नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं सुनता। ये जो सरकार है ना भाजपा, मतलब ये तो एकदम मतलब समझिए तानाशाही, मतलब पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं। आप हम लोग एग्जाम देके जैसे ही सेंटर से बाहर निकलते हैं पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब स्टूडेंट इतना मतलब पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मतलब उसमें इतने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है, इतने बड़े लेवल पे धांधली, उसका मतलब सरकार मानने को तैयार नहीं है।